नमस्ते बच्चों, हमेशा खुश रहो। बच्चों, मैं JVN डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन। मैंने आपको पिछले वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के अंतर्गत दो विद्वानों का परिचय दिया था, जो कौन कौन से, गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर। इनके मैंने ग्रंथों के नाम भी बताए थे और इनके ग्रंथों में किन कवियों को शामिल किया गया है और कितने कवियों को शामिल किया गया है, क्या क्या है, इस बारे में मैंने आपको विस्तार से समझाया था। अब बच्चों, अगले विद्वानों के बारे में बात करूंगी कि ये जो विद्वान है हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा में, दो विद्वान हुए। अब तीसरे जो विद्वान हैं वो कौन है? उनका नाम है सर जॉर्ज गियर्सन। सर जॉर्ज ग्रियर्सन। ये जो हैं सर जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये ग्रंथ इन्होंने लिखा था। कब लिखा था? 1888 ईस्वी में। और द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा था सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ये तीसरे विद्वान हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में। ग्रियर्सन ने एक बहुत ही स्पष्ट भाषा नीति का आधार इसमें लिया है इस ग्रंथ को लिखने में, और इन्होंने जो है केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया है और संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश कवियों को उन्होंने हिंदी के परिधि से निकाल दिया, और साथ ही अरबी, फारसी और उर्दू के कवियों को भी उन्होंने हिंदी कवियों में नहीं गिनाया। इनका योगदान इस बात में है कि इन्होंने परवर्ती जो इतिहासकारों के लिए हिंदी कवियों को चुनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। हिंदी कवियों में किसे स्थान मिलना चाहिए और किसे नहीं, ये एक ऐसा जटिल प्रश्न था जिसकी भूल-भुलैया में साहित्य के इतिहास लेखक प्राय उलझ जाया करते थे। तो ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में शिव सिंह सेंगर, गारसा दत्तासी के द्वारा एकत्र की गई सामग्री का उपयोग करते हुए वार्ता साहित्य से भी संदर्भ लिए हैं और यथास्थान उनकी सूचना देकर ग्रंथ को और भी अधिक प्रामाणिक बनाने का प्रयास किया है। कि इन्होंने क्या किया कि सब इन्हें अध्ययन किया और इन्होंने हिंदी कवियों को अपने ग्रंथ में स्थान दिया। इन्होंने जो गारसा दत्तासी जो प्रथम विद्वान हैं, उनका ग्रंथ से इन्होंने कवियों के बारे में अपना इस काव्य अपने ग्रंथ में लिखा, और सामग्री इन्होंने शिव सिंह सेंगर के जो रचित शिव सिंह सरोज ग्रंथ है उससे भी इन्होंने सामग्री ग्रहण करी, और उन्होंने वहाँ से भी अपने संदर्भ लिए अपने इसको इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने के लिए। तो उन्होंने इसको उस संदर्भ को लेकर भी अपने इस ग्रंथ को प्रामाणिक बनाने का प्रयास किया है। ग्रियर्सन का ये जो ग्रंथ है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ था और उन्होंने 11 विभिन्न अध्यायों में इसको विभक्त किया है। कितने अध्यायों में विभक्त किया है? 11 विभिन्न अध्यायों में, और इसका प्रत्येक अध्याय एक काल विशेष का सूचक है। बहुत बढ़िया, इन्होंने बिल्कुल विवरण उस तरह से दिया है कि ये जो है वो कब किस काल में है और ये किस काल में है। तो बहुत ही इन्होंने इसको तरीके से लिखने का प्रयास किया है। और इन्होंने फिर मैं वापस दोहराते हूँ, ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है और इसे इन्होंने 11 विभिन्न अध्यायों में विभक्त किया है, और प्रत्येक अध्याय इसका एक काल विशेष का सूचक है। उन्होंने युगीन प्रवृत्तियों और परिस्थितियों का विवेचन भी इस इतिहास ग्रंथ में किया है, क्योंकि उस समय की जो प्रामाणिक कैसे होती हैं चीज़ें कि ठीक है, काव्य है, कवि हैं, उनका जीवन परिचय, परंतु उस समय की जो परिस्थितियाँ होती हैं, युगीन परिस्थितियाँ होती हैं, प्रवृत्तियाँ होती हैं, अगर उसका भी विवेचन उसमें कर दिया जाए तो वो एक तरह से पुख्ता हो जाता है और प्रामाणिक हो जाता है।
तो इन्होंने जो था इसमें भी अपना युगीन परिस्थितियों को, प्रवृत्तियों का विवेचन इसमें किया है। ग्रियर्सन ने सबसे पहले अपने इस इतिहास में भक्ति काल को हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना। तो इन्होंने जो दिया है, इन्होंने जो भक्ति काल को ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना है। किसको माना है? भक्ति काल को, कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का, उन्होंने कहा भाई ये जो भक्ति काल है वो हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, और इसीलिए उन्होंने इस काल को, इस इतिहास को, इस साहित्य को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना। इनके द्वारा जो ये ग्रंथ लिखा गया है इसका महत्व इसलिए भी है कि इनकी रचना उस काल में हुई जब हिंदी साहित्य की इधर उधर बिखरी हुई सामग्री का अध्ययन, अनुशीलन नहीं हुआ था, जो किसी भी इतिहास लेखक के लिए कच्ची सामग्री जुटाने का काम करता है। तो मतलब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय कोई एकत्र नहीं हुआ था इस प्रकार से, और उन्होंने इस तरह से इधर उधर बिखरे हुए साहित्य की सब जानकारी को इकट्ठा किया, एकत्र किया, उसको तरतीब दिया, और उसके बाद इन्होंने ये साहित्य लिखा। तो ये तो थे हमारे ग्रियर्सन, मतलब एक गारसा दत्तासी हो गए, शिव सिंह सरोज हो गए, सर जॉर्ज ग्रियर्सन हो गए, और उसके बाद आते हैं चौथे जो विद्वान है वो है मिश्र बंधु। कौन है? मिश्र बंधु। बच्चों आप सबका, आप लोगों ने पहले भी नाम पढ़ा है, सुना है, और मैं बताती हूँ कि चौथे विद्वान इस परंपरा में हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा को शुरुआत की थी। तो उसमें मिश्र बंधु हैं, और इनका बहुत महत्वपूर्ण है स्थान है हिंदी साहित्य में। तो मिश्र बंधु विनोद इन्होंने ग्रंथ लिखा था, और इसकी रचना 4 भागों में की थी। कितने भागों में की थी कि इन्होंने इस जो मिश्र बंधु विनोद था इसकी रचना 4 भागों में की थी, जिनमें से पहले 3 भाग हैं वो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे, और चौथा भाग 1914 में प्रकाशित हुआ था, इसके एक वर्ष पश्चात। तो पहले 3 भाग तो हो गए 1913 में, और चौथा भाग जो था वो 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और बच्चों ये जो मिश्र बंधु विनोद एक बहुत ही विशाल ग्रंथ है, और इतना विशाल ग्रंथ है कि इसमें लगभग 5000 कवियों के बारे में बताया गया है, और 5000 कवि कोई कम नहीं होते। उन 5000 कवियों का वर्णन उसमें दिया गया है, उनका विवरण उसमें दिया गया है। तो ये कोई बहुत आसान बात नहीं है, और वाकई ये विशाल ग्रंथ है, और इन्होंने बहुत ही प्रयास किया है इसको प्रामाणिक बनाने के लिए, और बहुत समुचित, बहुत अच्छा प्रयास किया है उसको काल विभाजन इस तरह से करने के लिए। इन्होंने इस सारे रचना काल को 8 कालखंडों में विभक्त किया है। मिश्र बंधु ने अपने इस मिश्र बंधु विनोद को कितने कालखंडों में किया है? इस 8 कालखंडों में विभक्त किया है, और जो विभिन्न कालखंडों के जो कवि हैं उनका परिचय दिया है, और उनका विवरण उन्होंने प्रस्तुत किया है, और उनके साहित्यिक जो महत्व है उसको भी उन्होंने उजागर किया है। तो इस प्रकार से जो मिश्र बंधु विनोद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री लेके सामने आया है, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण कवियों का विवरण है, और एक बहुत हिंदी साहित्य लेखन के जो लेखक हैं उन लोगों के लिए बहुत ही सहायता करता है, और इससे बहुत ही अन्य विद्वानों को भी सहायता मिलती है। तो ये तो हुए ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। तो बच्चों आपने जाना कि ये 2 विद्वान हिंदी साहित्य लेखन के परंपरा में हो गए। अब मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा, और अच्छे से आपने याद किया होगा, क्योंकि इसको आप एक बार अच्छे तरह से समझ लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं रह जाएगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा कब से शुरू हुई, किस किसने की, और कौन कौन से विद्वान क्रमवार इसमें आते गए। तो अच्छे आप लोग पढ़ो, इसको अच्छे से याद करो, और अन्य जो विद्वान हैं इस परंपरा में उन्होंने कौन से ग्रंथ लिखे हैं उसका भी विवरण मैं अगले वीडियो में दूंगी।
यदि आपको कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।